ये लेविलेट का फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया होगा ना सभी से। A and B are two sets such that n of A union B equal to 50, n of A equal to 28, n of B equal to 32. Find n of A intersection B। ठीक है, तो n of A union B equal to n of A plus n of B minus n of A intersection। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं? एन ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया है? 50। एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 28। एन ऑफ बी कितना गिवन है? 32। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लोगे सब लोग। ये इधर आकर के तुम्हारा जो है 32, ये 60 हो जाएगा। 50 माइनस 60 तो 10 आ जाएगा आंसर। क्यों? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? 10। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन भी कर लिया होगा तुम लोगों ने। क्यों? इफ P and Q are two sets such that P has 4 elements, ठीक, P union Q has 60 elements, P intersection Q has 10 elements, how many elements does Q have? ठीक है, तो Q में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो सॉल्व करो इसको सब लोग। तो n ऑफ P हमारा 40 है, n ऑफ P यूनियन Q 60 है, n ऑफ P इंटरसेक्शन Q 10 है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज Q है? तो n ऑफ Q जो है वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसमें भी यही सेम फॉर्मूला लगेगा हम लोगों का। n ऑफ P यूनियन Q इक्वल टू n ऑफ P प्लस n ऑफ Q माइनस n ऑफ P इंटरसेक्शन Q। तो P यूनियन Q 60 है, n ऑफ P 40 है, n ऑफ Q हम लोगों को फाइंड करना है और n ऑफ P इंटरसेक्शन Q 10 है। तो 40 माइनस 10 तुम्हारा 30 हो गया। ठीक, इधर जब शिफ्ट करोगे तो आंसर 30 आ जाएगा तुम्हारा। 30 नहीं आ रहा क्या सब लोगों का? भाई 40 माइनस 10 30, 60 माइनस 30 तुम्हारा जो है 30 हो जाएगा ना। तो n ऑफ Q का वैल्यू आ जाएगा 30। ये क्वेश्चन भी सही है सब लोगों का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। हो चुका है क्लास में? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 like coffee, 52 like tea, and each person like at least one of 2 drinks. How many like both coffee and tea? तो वही, अगर कॉफी को हम लोग C से और टी को T से, तो C इंटरसेक्शन T हम लोगों को निकालना है। ठीक, तो फाइंड आउट कर लो। कॉफी को हम लोग C से, टी को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n ऑफ C यूनियन टी ये हमारा 70 दिया हुआ है। इसके बाद 12 नहीं 37। तो n ऑफ C
37 है, n ऑफ t 52 है, n ऑफ c इंटरसेक्शन t जो है फाइंड करना है। तो सॉल्व कर लोगे सब लोग? तो n ऑफ c यूनियन t इक्वल टू n ऑफ c प्लस n ऑफ t माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन t। ये फॉर्मूला तुम लोगों को इसमें अप्लाई करना है। तो c यूनियन t 70 दिया है, n ऑफ c 37 दिया है, ये 52 दिया है। अब c इंटरसेक्शन t निकाल लोगे सब लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, n ऑफ a इक्वल टू 50, n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू 100, n of b equal to 30, find n of a minus b and n of b minus a। तो n ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्यों? तो a इंटरसेक्शन b पहले तुम लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो वो निकालने के लिए देखो ये डाटा दिया हुआ है कि नहीं, इससे n ऑफ a इंटरसेक्शन b पहले फाइंड आउट कर लो सब लोग। तो n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a, पहले n ऑफ a इंटरसेक्शन b निकाल लो। तो n ऑफ a यूनियन b तुमको गिवन है 100, n ऑफ a 50, n ऑफ b 80, तो 80 प्लस 50 तुम्हारा कितना हो गया? 130, और 100 माइनस ये 80 है, ये सही कर लेना, ठीक। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना आ रहा है सभी का? 30 आ रहा है भाई, इन दोनों को ऐड कर दो तो 130 हो गया ना। 100 माइनस 130, तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b तुम्हारा आ गया 30। फिर n ऑफ a माइनस b, ये इक्वल होगा n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो n ऑफ a का वैल्यू कितना है? 50, n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना है? 30, तो a माइनस b 20 आ रहा है सभी का। इसी तरह से n ऑफ b माइनस a, ये फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना? n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। n ऑफ b तुम्हारा जो है वो 80 है, और ये n ऑफ a इंटरसेक्शन b 30 है। तो 50 आंसर आ रहा सभी का। सेवन क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिया था, 8 भी उसी तरीके से है जैसे अभी कॉफी और टी वाला हम लोगों ने किया था। 9 का फर्स्ट पार्ट मैंने लास्ट टाइम पे करा दिया था, 9 का सेकंड पार्ट सब लोग सॉल्व करो, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, और ये क्वेश्चन जो है जरा तुम लोग वेन डायग्राम से करो।
3 वाला क्वेश्चन है ना ये, क्योंकि मैंने बताया था ना कि 2 वाले तक तो चलो ठीक है, फॉर्मूले से कर लिया करो, नंबर ऑफ अननोन फॉर्मूला भी छोटा होता है। 3 वाले में थोड़ा फॉर्मूला भी लंबा पड़ता है, ठीक है। तो लास्ट टर्न पे जो मैंने वेन डायग्राम वाला फंडा बताया था उससे जरा सॉल्व करो सब लोग, कम ऑन, थोड़ा उसकी प्रैक्टिस कर लो जरा। 9 का सेकंड और 12 ये 2 क्वेश्चन कर लो, बाकी 10 और 11 तो वो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 12 है वैसे ही तुम्हारा 10 है, ठीक। 11 जो है वो दो सेट्स का है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेना, ठीक। 10 और 12 दोनों एक ही जैसे हैं लगभग, तो इसलिए 9 का सेकंड कर लो, 12 कर लो, तो लेवल 8 तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। 9 का सेकंड पहले करें सभी लोग। ये क्वेश्चन कर लिए हैं सब लोगों ने? जो स्क्रीन पे है कर लिया ना सब लोगों ने? तो 9 का सेकेंड पार्ट, in a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper, 25 people read newspaper H, तो N of H 25 है। (26) read newspaper T, N of T 26 है। फिर 26 I भी रीड कर रहे हैं, 9 रीड बोथ H and I, ये 9 हो गया। 11 रीड बोथ H and T, ये 11 हो गया। 8 रीड बोथ T and I, थ्री रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, N of H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, ये तुम्हारा 3 हो गया। तो मैंने इस फंडे में तुम लोगों को बताया था ना कि अगर तीनों का इंटरसेक्शन दिया है तो वेन डायग्राम से सबसे इजी पड़ता है ना, और अगर कभी तीनों का इंटरसेक्शन ना दिया हुआ करे तो वो फॉर्मूले से निकाल लिया करो, फिर बाकी कुछ भी पूछे सब निकल आएगा। ये जो वेन डायग्राम वाला मेथड है इसमें इंटरसेक्शन, जो तीनों का इंटरसेक्शन है, ये अगर पता है तो बाकी कुछ भी पूछेगा सब निकल आएगा। इस तरह से 3 सर्कल बना लो, और मैंने कहा था इसको इसी तरह से बनाया करो, याद है ना? ये H है मान लो, ये T है, ये I है, इसमें 25 एलिमेंट्स हैं, इसमें 26 हैं, इसमें 26 हैं, तीनों में कॉमन 3 है। H इंटरसेक्शन I में 9 है, H इंटरसेक्शन T में 11 है, T इंटरसेक्शन I में 8 है। इसी तरह से बनाया है सब लोगों ने। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो इसको अच्छे से सीख लो, ठीक है? ये बहुत इजी पड़ता है, समझ रहे हो ना? अब उसने सेकंड पार्ट में क्या बोला? द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 पेपर, एग्जैक्टली 1 पेपर, यानी या तो केवल H पढ़ रहा या केवल T या केवल I, यही तो हुआ ना? तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली H, हमको ऐसे पर्सन की संख्या निकाल लेनी जो केवल H पढ़ रहे हैं, केवल H पढ़ रहे हैं। तो देखो बच्चों, केवल H वाले में तुम्हारे ये बंदे होंगे, देखो इतने ही तो होंगे तुम्हारे,
है? अब देखो इसमें क्या क्या माइनस करना है, ध्यान दो, जस्ट कंसंट्रेट हियर। हमको ये पूरा 25 है, ये क्यों? हमको ये पोर्शन माइनस करना होगा, ये पोर्शन माइनस करना होगा, ये पोर्शन माइनस करना होगा, और ये पोर्शन माइनस करना होगा। तो इस पोर्शन में तो तीन ही है, क्यों? जो तीनों में कॉमन है ना। लेकिन जो 11 है ना, 11 केवल इतना नहीं है, 11 यहां से यहां तक का पूरा है, समझ रहे हो ना? तो 11 माइनस 3 करना पड़ेगा ना पहले। इसके लिए हो गया 11 माइनस 3 8। ठीक, अब देखो ये 9 यहां से यहां तक का है ना, तो इसमें 9 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा? 6। तो अब देखो 25 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 6, तो कितना बचा फाइनल? 8। ये तीनों माइनस कर दो, 11 6 17, 25 में 17 माइनस करो, फटाफट बोला करो। पता नहीं क्या ये सर कर रहे हो, सर करने से क्या होगा? नंबर बोलो, कितना आएगा? 8। ये सर से मैथ आ जाए क्या? चलो, नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली टी। तो हमको ऐसे लोगों की संख्या निकालनी है जो केवल टी पढ़ रहे हैं। तो देखो इधर ध्यान से, उधर इधर सामने देखो, इधर इधर बगल में ना देखो, सामने देखो। ये टी है तुम्हारा पूरा 26। अब देखो माइनस 3 तो पक्का माइनस होगा। इसके बाद में देखो इधर ये वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन 8 है ना तुम्हारा। ठीक, इधर अब देखो, और ये वाला पोर्शन देखो, ये 8 है, तो 8 माइनस 3 करोगे कितना आ जाएगा? 5। इसका संख्या निकाल लो, कितना हो गया? 16 प्लस 3 19, 26 में 19 माइनस करो, कितना आया? अच्छा, लास्ट वाला 5 होगा, वो इसको 5 कर दो, तो कितना आ गया आंसर? 10 13, हाँ 10, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई। उसने ये कहा ना कि एग्जैक्टली एक पेपर पढ़ रहा हो। अब वो एग्जैक्टली एक में वो एच भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, इसलिए तीनों निकालने पड़ेंगे, फिर तीनों ऐड कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली आई, कम ऑन क्विक। निकाल लिया सब लोगों ने पहले से? वेरी गुड भाई। टोटल यहां से यहां तक का पूरा 26 है। 3 तो माइनस होना ही होना है, एक ये 5 माइनस हुआ, और ये 6 माइनस हुआ। ठीक, 6 11 11 माइनस 3 4, हाँ 12, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन पेपर, ये हो गया 8 प्लस 10 प्लस 12, 30 आंसर आ रहा है। चेक कर लो जरा सब लोग, पीछे आंसर सीट से भी देख लो, 30 आंसर आ रहा है कि नहीं? अरे चेक कर लो, मैच कर रहा है सबका। चलो चल तुम लोग करो, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 12, ये तुम लोग करो, लेवल 8 का लास्ट वाला क्वेश्चन। खुद से वेन डायग्राम बनाओ, मैं भी चेक करने खुद आ रहा हूं।
तो इसमें जो है 500 टेलीविजन व्यूवर्स हैं. In a survey of 500 television viewers, produce the following information. 285 watch football, 195 watch hockey, 115 watch basketball, 45 watch football and basketball, 70 watch football and hockey, 50 watch hockey and basketball, 50 do not watch any of the three games. How many watch all the three games? How many watch exactly one of the three games? तो इस क्वेश्चन में इसको जरा अंडरलाइन करो. हाउ मेनी वॉच ऑल थ्री गेम्स, इसको अंडरलाइन करो. ऐसे पर्सन जो तीनों गेम देख रहे हैं. अच्छा, वेन डायग्राम के लिए भी मैंने क्या बताया है तुम लोगों को कि ये जो पोर्शन है ये वाला, ये पता होना जरूरी है. क्यों? तभी वेन डायग्राम से इजी पड़ता है. तो ये दो क्वेश्चन उसने पूछे हैं. तो जो पहला है हाउ मेनी वॉच ऑल थ्री गेम्स, ये तुमको फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा. ये तुमको फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा. तो पहले फॉर्मूला लगा करके एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालो सब लोग. कम ऑन. फिर वेन डायग्राम लगा देना सेकेंड पार्ट में. तो सेकेंड पार्ट तो बिल्कुल वही है जो भी 9 का सेकेंड किया था तुम लोगों ने. हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री गेम्स. तो केवल फुटबॉल देखने वाले, केवल हॉकी देखने वाले, और तीसरा गेम कौन सा है? बास्केटबॉल. ठीक है, कम ऑन क्विक. तो पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये फॉर्मूले से निकाल लो. फिर सेकंड पार्ट वेन डायग्राम से निकाल लेना. तो इसमें जो है 285 वॉच फुटबॉल. तो फुटबॉल को हम लोगों ने ए से ले लिया है, हॉकी को बी से, और बास्केटबॉल को सी से. तो एन ऑफ ए 285 है, एन ऑफ बी 195 है, एन ऑफ सी 115 है. 45 वॉच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल. तो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल ये तुम्हारा हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 45. 70 वॉच फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये तुम्हारा 70 हो जाएगा. 50 वॉच हॉकी एंड बास्केटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 40 हो गया. 50 डू नॉट वॉच, 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द थ्री गेम. 50 ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं देख रहे हैं. ठीक है, एन ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार वो तुम्हारा 50 है. ना ही ए देख रहे हैं, ना ही बी देख रहे हैं, ना ही सी देख रहे हैं. 50 डू नॉट वॉच any of three game.
एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा? क्यों भाई? ऐसे लोग जो कम से कम एक गेम देख रहे हो, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ पीपल हु एटलीस्ट वन इन ऑल 3 गेम्स. तो नंबर ऑफ पीपल who watch at least one out of 3 games. फटाफट बोलो कितना होगा? n ऑफ a यूनियन b यूनियन c 450 हो जाएगा कि नहीं? अरे 500 में 50 माइनस कर दो ना भाई. 50 लोग ऐसे हैं जो कोई नहीं देख रहे हैं. तो ऐसे लोग भाई, टोटल जो बंदे हैं वो 500 व्यूवर्स है ना तुम्हारे पास. वो कितना आ गया? 450. चलो अब लगाओ फॉर्मूला. अब जो है फॉर्मूला अप्लाई कर दो सब लोग. ये 450 समझ में आया कि नहीं भाई? टोटल 500 लोग थे ना. 500 में ऐसे हैं 50 लोग ऐसे जो कोई नहीं देख रहे हैं. तो एटलीस्ट 1 गेम देखने वाले कितने लोग हुए? 450. कितने लोग हुए? हाँ, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी 500 तो नहीं ले लिया है? हाँ? अरे बोलो. हाँ, नहीं गड़बड़ हो जाएगा सब. -500 -50. अब लगा दो फॉर्मूला. तो फर्स्ट पार्ट तुम्हारा आ जाएगा. अब ये जड़ी बूटी हम लोग लगा रहे हैं. एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. जो लेवल 8 है इसको अच्छे से सब लोग कर लेना. सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अगर अच्छे क्वेश्चन है तो इसी पे पूछे जाते हैं. और मेंस वगैरह में अगर क्वेश्चन आता है तो इसी पे आता है. बाकी वो सब जो पीछे वो सब लेवल 4, 5 वो तो सब तुम्हारे एक तरह से प्रैक्टिस है. यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, ठीक है ना. प्रूविंग या वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन उसमें नहीं आते हैं. कंपटीशन के लिए सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और इसी को तुम लोग करते नहीं हो. एन ऑफ ए हो गया 285, एन ऑफ बी हो गया 195, एन ऑफ सी हो गया 115, -70 -40 -45, ये 45 70 40 और प्लस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो किसी ने कैलकुलेट किया? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देखो 20 आ रहा है. सबको चेक कर लो जरा सब लोग. अब वेन डायग्राम बना लो. कम ऑन. सेकेंड पार्ट के लिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया तुम्हारा. भाई दो है ना. एक था हाउ मेनी वॉच ऑल 3 गेम्स. तो ऑल 3 गेम में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया कि नहीं? ये नंबर ऑफ पीपल हु वॉच ऑल 3 गेम्स. अब सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है, सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है कि हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली 1 ऑफ 3 गेम्स. तो पहले निकालो नंबर ऑफ पीपल हु वॉच फुटबॉल ओनली, नंबर ऑफ पीपल हु वॉच बास्केटबॉल ओनली. एक एक करके निकालो सब लोग. बैठो नहीं, सॉल्व को फटाक से. बैठे क्या देखा करते हो? कोई यहां सिनेमा चल रहा बैठे देख रहे हो? निकालो खुद से. ये 9 का सेकेंड ही है, बस डाटा चेंज हो गया है. अब वेन डायग्राम बना लो.
ए बी सी। ए में तुम्हारे पास है 285 एलिमेंट्स, बी में है 195 एलिमेंट्स, सी में है 115 एलिमेंट्स, तीनों में 20, और ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारा है 70, ए इंटरसेक्शन सी है 45 और बी इंटरसेक्शन सी है 40। बनाओ बिल्कुल इसी तरीके से एग्जैक्टली। तो पहले इसकी संख्या निकाल ली जाए। इसकी संख्या होगी 70 माइनस 20 50। ठीक, फिर इसकी संख्या निकाल लो 40 माइनस 20। अब ये बिल्कुल प्रैक्टिस में आ गया ना सबके, हैं? फिर इसकी संख्या निकाल लो 45 माइनस 20 25। यस, देख लो, चेक कर लो सब लोगों का कितना आया है। एक बार फिर से निकाल लो, नहीं तो सब आगे गड़बड़ हो जाएगा ना। अरे तो और भी लोगों को चेक कर लेने दो, किसी ने कोई 20 बोल रहा, कोई 10 बोल रहा है, सब लोग निकाल दो, जल्दबाजी क्या जरूरत। देखो 10 है 20 दो हैं, देखो कौन सा सही है, सब लोग जरा चेक कर लो, निकाल लो। बैठे पीछे क्या कर रहा है, सॉल्व कर, फटाफट करो जल्दी से, बैठे देखा करते हो हर समय। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 10 आ रहा है, तो इसको जो है सही कर लो। तो 70 माइनस 10, तो ये डाटा 60 हो गया है। देख लो ठीक से, नहीं तो आगे सब गड़बड़ हो जाएगा ना। थोड़ा मजाक नहीं चल रहा बेटा, तुम लोग कोई 10 बोल रहा, फिर थोड़ी देर बाद 20। क्या पढ़ने का मन नहीं क्या आज जो है? कायदे से निकाल दो सब लोग। कितना आ रहा है? 20 है। भाई ये 4, पहले तो इन 3 को ऐड कर लो, ठीक है ना, और इन 3 को ऐड कर लो अच्छे से, ठीक है। फिर जो है निकाल लो। नहीं बेटा, आंसर से नहीं होता है, सॉल्व करो। पीछे पीछे कर रहे हो, कोई जरूरी कि आंसर सीट सही हो? सॉल्व कर, पीछे पीछे कर रहे हो, कोई जरूरी आंसर सीट में सही हो? आंसर सीट भी गलत हो जाती है। कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग, आंसर सीट क्यों देख रहे हो? आगे सॉल्व करो, कितना आ रहा है? कुछ जरूरत थोड़ी कि आंसर सीट सही हो। 20 आ रहा है सभी का? चलो 20 फाइनल है ना? चलो तो 70 माइनस 20 50 हो गया। और ये भी 45 25 हो गया। देखो ये क्लियर हो गया सबको? भाई ये यहां से यहां तक पूरा 70 था, हमको इतना चाहिए था, इतना वाला पोर्शन। तो ये पोर्शन 50 देखो आ गया कि नहीं। फिर यहां से यहां तक पूरा 40 था, 20 माइनस कर दिया, 20 आ गया, ठीक। फिर ये वाला पोर्शन चाहिए था, तो यहां से यहां तक पूरा 45 था, 20 माइनस कर दिया, 25 आ गया। देखो यही आ रहा है सबका। अब निकाल लो नंबर ऑफ पीपल हु वॉच ओनली फुटबॉल। नंबर ऑफ पीपल who watch only football।
तो फुटबॉल वाला जो सर्कल है वो देखो ये है, देखो ये, इसमें टोटल 285 हैं। 285 में ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये माइनस करो, ठीक। तो 285 पहले तो तीनों के इंटरसेक्शन वाला माइनस कर दो, फिर 50 माइनस कर दो और 25 माइनस कर दो। तो ये 75 हो गया, 95 हो गया। 285 में 95 माइनस कर दो तो 190 आंसर आएगा। ये लिख दो। हाँ यस, नंबर ऑफ, हाँ 50 है ये, तो 40 पे सॉल्व कर लो ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जब हो गया पूरा, सब चेंज करना पड़ेगा। तो अगर इसको 40 करोगे तो ये 10 आ रहा है, हाँ तो 10 कर दो उसको, ठीक है। चलो उसको फिर 85 कर लो, जब फिर वो चेंज करना पड़ेगा। ये 50 है, देख लो जरा, चेक कर लो। बी इंटरसेक्शन सी 50 दिया हुआ है। अच्छा, तभी तुम लोगों ने कैलकुलेट देखो किया नहीं इतना, जबकि मैंने डांट डांट के बोला। वो कूड़ा कूड़ा ही सब लोग आए, ठीक है ना। वही आंसर सीट से देख लिए पीछे आए क्या। हाँ 50 वाच हॉकी एंड बास्केटबॉल, ठीक है ना। मतलब आंसर सीटी सब लोग लगातार देख रहे थे, आए मान गए जो है। तो ये 50 है, 50 जब यहां पर रखोगे ये, मतलब अपने ज्यादा आंसर सीट पे ही विश्वास है। तो चलो फिर तो तीनों का इंटरसेक्शन 20 आ रहा है ना। तो नंबर ऑफ पीपल हु वॉच ओनली फुटबॉल, ये 190 आ रहा है सभी का। भाई तुम्हारा ये 285 टोटल था, 285 में ये 50 माइनस कर दो, 20 माइनस कर दो और 25 माइनस कर दो, ठीक। ये तुम्हारा जो है, इसी तरह से केवल हॉकी वाला निकाल लो सब लोग, कम ऑन। बी इंटरसेक्शन सी ये 50 कर लो। तो 70 माइनस 20 50 होगा। लेकिन फिर ये भी, ये देखो ये 30 हो जाएगा, इसको भी सही कर लो। ये इसको सही कर लो, 30 होगा ये, ठीक है। 50 में 20 माइनस होगा ना वहां पर, और 45 में 20, ये 20, ये सही है। ये वाला भी डाटा सही कर लो, ठीक। तो इसमें 285 में 50 20 25 माइनस कर दो, ये 70 95 टोटल जो है उसमें माइनस कर देना, ठीक है। अब हॉकी का निकाल लो सब लोग। फुटबॉल का तो निकाल ही लिया है। अब हॉकी का निकाल लो जरा, और कैलकुलेट करो, बैठे ना रहा करो, जब क्लास में करोगे तभी कैलकुलेशन फास्ट होगा। आंसर सीट बाद में देखा करो, आंसर सीट पहले देखने की जरूरत थोड़ी है। नंबर ऑफ पीपल हु वॉच हॉकी ओनली, number of people who watch तो हॉकी में तुम्हारा बी से रिप्रेजेंट है। ये टोटल तुम्हारा 195 है, देखो ये। अब इसमें माइनस करते जाओ, तो एक तो ये 50 माइनस कर दो, 20 माइनस कर दो, 30 माइनस कर दो। 50 20 और 30, ये 50 माइनस हो गया, ये 20 माइनस हो गया, ये 30 माइनस हो गया।
तो टोटल 100 माइनस हो रहा है ना इसमें, तो 195 माइनस 100 करोगे तो 95 आ रहा है सबका। चलो बास्केटबॉल का निकाल लो। नंबर ऑफ पीपल हु वॉच बास्केटबॉल ओनली। तो टोटल सी में ये सर्किल है 115 का सर्किल है, 20 तो तुरंत ही माइनस कर दो, फिर ये तुम्हारा जो है 50 माइनस 20, ये 30 माइनस कर दो, और फिर इधर ये 25 माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो टोटल कितना आ रहा है, 40 आ रहा है सभी का। चेक कर लिया है सब लोगों ने? ये 50 75 माइनस करोगे। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर दो, क्योंकि उसने ये कहा है ना, हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स। तो नंबर ऑफ पीपल who watch exactly 1 गेम, ये तुम्हारा हो जाएगा 95 40 190। देखो यही आंसर आ रहा है सभी का। कितना आया फाइनल आंसर? सबका मैच कर रहा है अच्छे से? ठीक, इन तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दो। तो इस टाइप के क्वेश्चन का फंडा क्लियर हो गया सबको? अब तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना सब लोग? दो वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 3 वाले में भी ये परफेक्शन आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना? क्या चल रहा था रिलेशन में? तो सेटअप तुम लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके और क्वेश्चंस वगैरह सब प्रॉपर कर लेना अच्छे से। ठीक है, हाँ, क्या चल रहा था रिलेशन में? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन है। ये सॉल्व कर लिया सब लोगों ने? तो रिलेशन को हम लोग 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो तुम्हारा सेट फॉर्म था, दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा हमारा जो है एरो डायग्राम के थ्रू। ठीक है ना, मैपिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो तीनों रिप्रेजेंटेशन ये क्लियर हो गए थे सभी को अच्छे से? नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1-to-1 रिलेशन, many-to-1 रिलेशन, 1-to-many रिलेशन, एंड नंबर 4 many-to-many रिलेशन। ये नोट कर लो सब लोग अच्छे से। 1-to-1, many-to-1, 1-to-many एंड many-to-many। एक एक करके इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डालें,
वन टू वन रिलेशन। तो अगर कोई रिलेशन हमारा सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, ध्यान से सुनना सब लोग, पहले इधर सामने देखो। अगर कोई रिलेशन हमारा, सब लोग सामने देखेंगे, सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, तो सेट ए का एक अकेला एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। वन टू वन करस्पॉन्डेंस, वन इनपुट वन आउटपुट। अगर प्रैक्टिकल सेंस में जाओ, भाई ये तुम्हारा एक तरह से इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकल उसमें जाएं और रिलेशन अगर हमारा ए से बी में डिफाइन है, तो ये एक तरह से तुम्हारा होता है इनपुट और ये होता है आउटपुट, पॉसिबल आउटपुट, पॉसिबल आउटपुट। तो अगर कोई रिलेशन ऐसा डिफाइन है जिसमें एक इनपुट वैल्यू पर हमको एक ही आउटपुट मिले, एट वन इनपुट वैल्यू देयर विल बी ओनली वन आउटपुट, तो इस तरह का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है ये वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, वन टू वन रिलेशन कहलाएगा। इसमें तुमको ध्यान यह रखना है कि ये जो सेट ए है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। ये इनपुट होता है, इनपुट वो होता है जो हम प्रोवाइड करते हैं। तो सेट ए में कभी कोई एलिमेंट नहीं छूटेगा। हां, सेट बी में छूट सकते हैं, यहां पर छूट सकता है, एक छूट सकता है, दो छूट सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो सेट बी है इसको हम लोग पॉसिबल आउटपुट बोलते हैं। और ये जो कनेक्शन है, जो सेट बी के जो कनेक्टेड एलिमेंट है, ये एक्चुअल आउटपुट है। जैसे हमने लिख दिया आर फ्रॉम आई प्लस टू आई प्लस। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, y इक्वल टू 2x माइनस 1। अब जो हमारा i प्लस है, सपोज ये है 1 2 3 4 5, अब जब हम इस मशीन को चलाएंगे तो x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर 1 आएगा। x बराबर, अभी मशीन चल रहा है, अभी प्रोसेस में है, अब तुमको एक्चुअल आउटपुट मिल रहे हैं। इफ x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, इफ x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 7। तो देखो एक्चुअल आउटपुट में केवल ऑड नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं। तो अगर हम इस मशीन का देखो, ये इनपुट हो गया तुम्हारा, ये पॉसिबल आउटपुट हो गया। जो तुम्हारे पॉसिबल आउटपुट हैं आगे लिख लेना, उसमें इवन ऑड सारे नंबर हैं। देखो इवन ऑड सारे नंबर हैं कि नहीं। लेकिन अगर हम एक्चुअल आउटपुट पूछें तो इसमें केवल और केवल ऑड नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं, सारे इवन छूट रहे हैं। ये एक्चुअल आउटपुट है। एक्चुअल आउटपुट तब मिलते हैं जब मशीन प्रोसेस में आता है, जब मशीन चलेगा। भाई जब भी कोई मशीन बनाया जाता है तो उसका एक सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल होता है कि इस मशीन में ये इनपुट कर सकते हैं और इन इनपुट्स पर ये आउटपुट आ सकते हैं। वो पहले से डिफाइन होता है मशीन का पॉसिबल आउटपुट, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट तब मिलेंगे जब मशीन चलेगा। ये तुम्हारे एक्चुअल आउटपुट है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, एक्चुअल आउटपुट कम हो सकते हैं पॉसिबल आउटपुट से, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि पॉसिबल आउटपुट से कोई बाहर आउटपुट आ जाए, क्योंकि वो अगर हुआ तो मशीन का प्रिंसिपल फेल हो जाएगा, मशीन का सिद्धांत जो है वो तुरंत गलत हो जाएगा। इसीलिए जो एक्चुअल आउटपुट है वो होंगे पॉसिबल आउटपुट में से ही कम होंगे, बहुत ज्यादा सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक्चुअल आउटपुट पॉसिबल आउटपुट से बाहर हो जाए, फिर मशीन का प्रिंसिपल फेल हो जाएगा। और यहीं से तुम लोगों का ये जो पॉसिबल आउटपुट है इसी को कोडोमेन बोलते हैं, ये जो एक्चुअल आउटपुट है इसी को रेंज बोलते हैं।
वो भी आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ सभी को। अब 1 to 1 रिलेशन पे वापस आ जाओ। मतलब ये सेट बी में छूट क्यों सकता है, वो चीज समझना जरूरी था, क्योंकि कंप्लीट सेट बी होता है पॉसिबल आउटपुट, और जो कनेक्टेड एलिमेंट होते हैं वो होते हैं एक्चुअल आउटपुट। तो सेट बी में कुछ एलिमेंट छूट सकते हैं, सेट ए में कभी नहीं छूट, क्योंकि सेट ए तो वो है जो हम दे रहे हैं, वो तो इनपुट है, वो तो मशीन में जो इनपुट करोगे वही होगा, तो उसमें छूटने कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। ये फिगर बना लो सब लोग। और ये एग्जांपल भी नोट कर लो। और एक चीज और यहां देखो, देखो एक इनपुट पर तुमको एक ही आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। देखो 1 to 1 का मतलब ये नहीं होता केवल एक ही इनपुट होगा, एट वन इनपुट वैल्यू देयर विल बी ओनली वन आउटपुट। फिर एक नया इनपुट करोगे फिर एक आउटपुट आएगा, फिर एक नया इनपुट करोगे फिर एक आउटपुट आएगा। किसी एक इनपुट पर जब एक से ज्यादा आउटपुट हो जाएंगे वो 1 to 1 में नहीं होगा, ठीक है। तो 1 to 1 रिलेशन में लिखे हैं, ये पूरा नोट कर लिया सब लोगों ने अच्छे से, पूरा एग्जांपल सहित नोट कर लो। पॉसिबल आउटपुट जो मैंने लिखे हैं, एक्चुअल आउटपुट लिखे हैं, सब पूरा नोट कर लो, ठीक है। यही वही मेन है। वन टू वन रिलेशन, अब डेफिनेशन लिख लें। इफ एनी रिलेशन इज डिफाइंड from set A to set B, if any relation is defined from set A to set B, then it is called one-to-one relation. Then it is called one-to-one relation if each and every element of set A, if each and every element of set A uniquely connected with only one element of set B. Each and every element of set A uniquely connected with only one element of set B. तो सेट ए का एक अकेला एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। हाँ, यहां यह पॉसिबल है कि सेट बी में कुछ नॉन कनेक्टेड एलिमेंट रह जाए, और वो केवल 1 to 1 के लिए नहीं है, वो किसी भी टाइप के रिलेशन में होगा, क्योंकि उसी से कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस पैदा होता है, पॉसिबल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में अंतर पैदा होता है। ये नोट में सब लोग लिख लो, और ये केवल इसी के लिए नहीं है, सबके लिए है, ठीक है। नोट में लिख लें, इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ रिलेशन, ये किसी भी रिलेशन के लिए जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ रिलेशन, in case of
any type of relation, some element may lie into the set B, some element may lie into the set B which are not connected with, which are not connected with any element of set A. फिर से एक बार देख लो. In case of any type of relation, some element may lie into the set B which are not connected with any element of set A. तो सेट बी में ऐसे एलिमेंट छूट सकते हैं जो कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड ना हो, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है. समझ गया ना? और ये भी पॉसिबल है कि पॉसिबल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट बराबर हो जाए, ये हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक्चुअल आउटपुट पॉसिबल आउटपुट से बड़ा हो जाए या उसमें कोई ऐसा एंट्री आ जाए जो पॉसिबल आउटपुट में ना हो. वो नहीं पॉसिबल है. तो ये क्लियर हो गया सबको अच्छे से? तो 1-to-1 रिलेशन में यूनिक करस्पॉन्डेंस होंगे, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होंगे. जैसे इसका अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, स्टेट एंड देयर कैपिटल. जैसे एपी, जीपी, एचपी, एमपी, ये तुम्हारे स्टेट हो गए. ये सीरीज नहीं है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मिसलेनियस प्रोग्रेशन. ये आंध्र प्रदेश, गोवा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश. ठीक है? कैपिटल पे आओ. आंध्र प्रदेश का क्या है? तो चेंज हो गया है ना, हैदराबाद ना बोल देना. गोवा एचपी, शिमला एमपी, लखनऊ या पड़े कूड़ा की तरीके से. यूपी है ही नहीं उधर, तो किससे कनेक्ट हो? तेज बोलो. उत्तर प्रदेश तुमने इनपुट नहीं किया है तो कहां से कनेक्ट कराओगे? ठीक है, पहले इनपुट तो करो. तो देखो, एक स्टेट एक कैपिटल है कि नहीं? तो 1-to-1 रिलेशन आएगा यहां पर. भाई ऐसे कुछ स्टेट में एक से ज्यादा कैपिटल है तो उनको हम लोगों ने इनपुट ही नहीं किया है. ठीक है? मैथमेटिकल एग्जांपल वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं. ये तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था. अगर हम लोग मैथमेटिकल एग्जांपल की बात करें तो y इक्वल टू 2x माइनस 1 या y इक्वल टू 2x कोई भी ले सकते हो, या केवल y इक्वल टू x भी चलेगा. भाई देखो, यहां एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आएगा कि नहीं? वो पीछे मैंने मशीन चला के दिखाया था, नोट किया ना सब लोगों ने? इसलिए यहां वैल्यूज नहीं रख रहा हूं. जैसे इस वाले में x बराबर 1 रखोगे y बराबर 1 आएगा, x बराबर 2 रखोगे y बराबर 3 आएगा, x बराबर 3 रखोगे y बराबर 5 आएगा. तो एक इनपुट एक आउटपुट. इसमें भी 1 रखोगे 2 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, 3 रखोगे 6 आएगा. ठीक है? 1 इनपुट 1 आउटपुट. ये सब मैथमेटिकल एग्जाम्पल है.
अब इसमें एग्जाम्पल बनाना कैसे रहता है वो भी मैं बता दूं, क्योंकि आगे भी और भी रिलेशन आनी है तो उसमें तुमको करना क्या है। ये कॉफिशिएंट में नहीं, मेन ये है एक्स और वाई पे डिग्री 1। तो जब भी 1 to 1 रिलेशन हो तो एक्स और वाई पे डिग्री, अलजेब्रा में एग्जाम्पल बनाना सबसे आसान होता है, दोनों पे डिग्री 1 रखना, और जिसको मैनी करना हो डिग्री बढ़ा देना। यहां एक्स इनपुट है, जो रिलेशन है वो एक्स टू वाई डिफाइन है। एक्स टू वाई का मतलब एक्स इनपुट वाई आउटपुट, तो आउटपुट को लेफ्ट साइड में रखना, ठीक है। अब जैसे इनपुट को, अगर ये मैं एग्जाम्पल बनाने का तरीका बता रहा हूं, ये भी सीख लो ना, एग्जाम्पल रटोगे कहां तक, ठीक है। अब जैसे तुमको एग्जाम्पल चाहिए मैनी टू वन, मैनी टू वन। देखो ये जो हम लोगों ने रिलेशन लिखी थी 1 to 1, मैनी टू वन, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे इनपुट होते हैं, ये देखो ये तुम्हारे इनपुट हैं और ये तुम्हारे आउटपुट है, ऐसे मोटा मोटा मान के चलो, समझ गया ना। तो जैसे मैनी टू वन, तो मैनी इनपुट हो गया मैनी, आउटपुट हो गया 1। अब तुमको इनपुट को मैनी करना है, डिग्री बढ़ा दो एक्स पे, समझ गया ना। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर, आउटपुट को मैनी करना, y पे डिग्री बढ़ा दो, समझ गया ना भाई। अलजेब्रा में बेसिक रूल होता है ना, जितना डिग्री उतने रूट्स, है कि नहीं। तो डिग्री बढ़ाते चले जाओ, दोनों पे डिग्री एक रखोगे, 1 to 1 का हमेशा एग्जांपल रहेगा। चाहे y इक्वल टू एक्स ले लो, y इक्वल टू 2x ले लो, y इक्वल टू 3x ले लो, y इक्वल टू 2x प्लस 1 ले लो, 3x प्लस 2 ले लो, बट डिग्री एक रहे। कॉफिशिएंट तो कुछ भी हो सकते हैं। तो 1 to 1 रिलेशन क्लियर हो गया सबको। एग्जाम्पल कैसे बनाने हैं ये समझ में आया, क्योंकि भी आगे भी एग्जाम्पल अभी बाकी 3 के भी लेने हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैनी टू 1 रिलेशन सेकेंड, कम ऑन। नंबर 2, मैनी टू 1 रिलेशन। मैनी टू 1 में क्या होगा, इनपुट मैनी होगा, आउटपुट मतलब अगर एक से ज्यादा इनपुट पर एक ही आउटपुट आए, एट मोर देन 1 इनपुट वैल्यू देयर विल बी ओनली 1 आउटपुट, तो वो मैनी टू 1 में जाएगा। देखो 1 to 1 को तुम लोग ऐसे भी याद रखो, एट 1 इनपुट वैल्यू देयर विल बी ओनली 1 आउटपुट, और जब मैनी टू 1 हो जाए तो एट मोर देन 1 आउटपुट वैल्यू, नोट कर लो सब लोग साइड में, मोर देन 1 इनपुट वैल्यू there will be only 1 output। तो मैनी टू 1 में क्या होगा, कि एक से ज्यादा इनपुट पर सेम आउटपुट आ जाएगा। जैसे लेफ्ट साइड के दो राइट साइड के एक से ही एलिमेंट से जाके कनेक्ट हो गए। हाँ, अब इसमें यह जरूर ध्यान रखना कि लेफ्ट साइड के मान लो 4 एलिमेंट है तो चारों एक ही से जाके ना कनेक्ट हो जाए। अगर सेट ए के पास कम से कम ऐसे 2 एलिमेंट भी हैं जो कि सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट हैं, तो बस मैनी टू 1 हो गया। बाकी भले सब यूनिक रिलेशनशिप रख रहे हो, मैनी टू 1 में यह नहीं कि यूनिक रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे ये 2 इसके एक से कनेक्ट हो गए, बाकी देखो ये देखो
ये यूनिक रिलेशनशिप ही है, कुछ छूट भी रहे हैं, लेकिन सेट ए के पास अगर कम से कम ऐसे दो एलिमेंट भी हैं, जैसे मैनिट वन, कई बार तुम लोग ये सोचते हो कि इधर चार हैं तो चारों इधर से जाके एक ही से कनेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर कम से कम दो भी हैं तो बस सफिशिएंट है, फिर वो वन टू वन नहीं हो सकता है, क्योंकि वन टू वन में यूनिक करस्पॉन्डेंस ही हो सकता है। अगर सेट ए के पास कम से कम दो ऐसे एलिमेंट भी हैं जो कि सेट बी के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, तो बस मैनिट वन हो गया। और भी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम दो भी हैं तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, तो नोट करो सब लोग डेफिनेशन। इफ एनी रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट हमेशा वो ए कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इफ एनी रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, then it is called many to one relation. Then it is called many to one relation if at least two element of set A, at least two element of set A connected with at least two element of set A connected with same element of set B. Connected with same element of set B. तो सेट ए के पास कम से कम दो ऐसे एलिमेंट जरूर हो जो कि सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो, तो बस मैनी टू वन हो गया, खत्म खेल। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? मैनी टू वन रिलेशन। क्या कहलाएगा? मैनी टू वन रिलेशन। जैसे इसका अगर हम लोग मैथमेटिकल एग्जांपल लें, प्रैक्टिकल एग्जांपल में तो जैसे एक लेफ्ट साइड में तुम लोग प्रोडक्ट ले लेना, राइट साइड में कंपनी ले लेना। एक कंपनी कई प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है ना, तो वो प्रैक्टिकल एग्जांपल में आ जाएगा। ठीक, मैथमेटिकल एग्जांपल में जैसे अगर हमारा रिलेशन x टू y डिफाइन है, तो ये लेफ्ट साइड में जो होता है वो इनपुट होता है, ये इनपुट, ये आउटपुट। तो y बराबर एक्स स्क्वायर। देखो, जब प्रिंसिपल लिखा जाता है, प्रिंसिपल में लेफ्ट साइड में इनपुट, राइट साइड में आउटपुट, लेकिन जब मशीन लिखा जाता है तो ये आउटपुट हमेशा बाएं तरफ होगा, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो x चूंकि इनपुट है तो x का वैल्यू तुम पहले दोगे। जैसे देखो मैं मशीन में चला रहा हूं, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, तब भी y बराबर 1 है। क्यों? अरे यस नो बोलो। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू -2, तब भी y बराबर 4 है। देखो एक से ज्यादा इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है कि नहीं? अगर इसका मैपिंग हम लोग बनाएं,
ये जो एग्जांपल लिया है उसका मैपिंग। और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो तो जो मैंने एग्जांपल लिए खाली उनको शो किया है। तो देखो ये मैनी टू वन में जा रहा है कि नहीं, इसके दो इसके एक से कनेक्ट है, इधर ये दो इसके एक से कनेक्ट है। ये हमारा मैनी टू वन रिलेशन का एग्जांपल हो गया। अब इसको याद कैसे रखना है, तो देखो यहां इनपुट को मैनी करना था ना, बोलो बोलो, तो उस पर डिग्री बढ़ा दो, याद रहेगा इस तरीके से। जिसको मैनी करना है उस पर डिग्री इंक्रीज कर दो, स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, क्यूब भी चलेगा, ठीक है। मोर देन 1 डिग्री कर दो बस। नंबर 3 आ जाओ, 1 to many रिलेशन। वन टू मैनी रिलेशन। तो यहां मामला उल्टा है, क्यों बोलो, यहां आउटपुट मैनी है ना। तो अब क्या होगा कि अगर किसी एक इनपुट पर, इधर देखो, किसी एक इनपुट पर एक से ज्यादा आउटपुट आ जाए, यही तो हुआ इसका मतलब। नोट डाउन, इफ एनी रिलेशन इज डिफाइंड from set A to set B, if any relation is defined from set A to set B, then it is called one to many relation, then it is called one to many relation if at least one element of set A if at least one element of set A connected with more than one element of set B. If at least one element of set A connected with more than one element of set B. तो सेट ए का एक एलिमेंट, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट सेट ए के पास जरूर होना चाहिए, कम से कम, जो कि सेट बी के एक से ज्यादा से कनेक्ट हो। जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में फिगर बनाया भी था, नहीं इसका फिगर अभी नहीं बनाया है, अब बना लो मैपिंग। ये देखो एक एलिमेंट इसके दो से कनेक्ट हो गया, और अगर एक भी है तो सफिशिएंट है, बाकी हो सकता है यूनिकली कनेक्टेड हो। देखो 1 to 1 मैनी टू वन या 1 to मैनी का मतलब ये नहीं कि यूनिक कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैनी टू वन में था कि सेट ए के कम से कम दो एलिमेंट सेट ए बी के एक ही से कनेक्ट हो, 1 to मैनी में उल्टा हो जाएगा, इधर का लेफ्ट साइड का एक राइट साइड के कम से कम दो से कनेक्ट हो। कुछ यूनिक करस्पॉन्डेंस भी रखेंगे, कुछ सेट बी में छूट सकते हैं,
वो तो किसी में भी छूट सकते हैं, वो तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ रिलेशन some element may lie into the set B which are not connected with any element of set A। तो अब देखो सेट ए के पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि राइट साइड के दो से कनेक्ट हो गया, तो बस ये वन टू मैनी हो गया। वन टू मैनी मीन्स एट वन इनपुट वैल्यू more than one output exist। और कम से कम एक भी ऐसा एलिमेंट है तो बस वो हो गया वन टू मैनी। इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट एग्जिस्ट अगर एक, इसको ब्रैकेट में कर लो, ऐसा एक भी अगर है तो बस हो गया। एट वन इनपुट वैल्यू मोर देन वन आउटपुट एग्जिस्ट। और अगर कम से कम एक भी ऐसा एलिमेंट है तो बस सफिशिएंट है। इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट एग्जिस्ट एट विच मोर देन वन आउटपुट एग्जिस्ट, कम से कम एक भी ऐसा है तो बस वन टू मैनी हो गया। एक से ज्यादा है तो बहुत ही अच्छा है। अब इसका मैथमेटिकल एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। रिलेशन हमारा x टू y है, तो x इनपुट हो गया, y आउटपुट हो गया। मशीन हमने ले लिया y स्क्वायर बराबर x। मशीन हमने ले लिया y स्क्वायर बराबर x। अब देखो इसको हम लोग चलाते हैं। x इनपुट है तो x का वैल्यू पहले दोगे। देखो इधर सब लोग ध्यान से, जैसे मैंने x बराबर 1 रखा तो y स्क्वायर बराबर 1, y इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ रहा है कि नहीं? देखो देखो इधर देखो, तो मशीन बोल रहा है, देखो ध्यान से इधर। x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रहा है कि नहीं? एक इनपुट पर हमको एक से ज्यादा आउटपुट मिल रहा है तो बस हो गया वन टू मैनी। क्योंकि अगर कम से कम एक भी है तो सफिशिएंट है। हालांकि और भी होंगे। x बराबर 4 रखोगे, चलो मशीन चलाओ, मशीन चल रहा है अभी। y स्क्वायर इक्वल टू 4, y इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ रहा है कि नहीं? भाई जितना डिग्री उतने रूट्स, 2 डिग्री 2 रूट्स आएंगे आउटपुट में। तो एक इनपुट पर एक से ज्यादा आउटपुट, एक इनपुट पर एक से ज्यादा आउटपुट, दिख रहा है सबको? अगर हम लोग इस एग्जांपल का मैपिंग बनाएं तो इधर का 1 इधर के -1 और 1 से कनेक्ट हो रहा है। बाकी और भी है, 4 जो है +2 -2 से कनेक्ट होगा। तो ये हो गया वन टू मैनी रिलेशन। तो वन टू मैनी क्लियर हो गया सबको? तो 1 to 1 में एक इनपुट एक आउटपुट, मैनी टू 1 में एक से ज्यादा इनपुट पे सेम आउटपुट, 1 to मैनी में एक इनपुट पर एक से ज्यादा आउटपुट। अब आ जाओ मैनी टू मैनी, हेडिंग डालें मैनी टू मैनी रिलेशन नंबर 4। ये नोट कर लिया सब लोगों ने? क्लियर कर दें? तो नंबर 4, मैनी टू मैनी रिलेशन। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होगा, जिसको जिससे चाहो जोड़ो। तो इसमें अगर कोई रिलेशन सेट ए से सेट बी में डिफाइन है तो ए का एक एलिमेंट राइट साइड के एक से ज्यादा से कनेक्ट होना चाहिए। उसी तरह से सेट बी का भी एक एलिमेंट लेफ्ट साइड के एक से ज्यादा के साथ कनेक्ट होना चाहिए। और ऐसे कम से कम एक एक एलिमेंट भी अगर दोनों के पास हैं तो बस वो मैनी टू मैनी हो गया। ठीक, तो नोट कर लें। इफ एनी रिलेशन इज डिफाइंड
from set capital A to set capital B, if any relation is defined from set A to set B, then it is called many to many relation. Then it is called many to many relation if at least one element of set A, at least one element of set A connected with more than one element of set B, and similarly at least one element of set B connected with more than one element of set A. तो सेट ए के पास एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए जो कि सेट बी के एक से ज्यादा के साथ कनेक्ट हो। इसी तरह से सेट बी के पास भी कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए जो कि सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो। जैसे हमारा रिलेशन कैपिटल आर है, अब इसका एक एलिमेंट इधर दो से कनेक्ट है, इधर ये दो एलिमेंट हालांकि डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट ही शो करना, क्योंकि इनपुट तो लेफ्ट इनपुट से आउटपुट की तरफ ही जाओगे ना हमेशा। कुछ यूनिक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यूनिक बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सेट बी में छूट भी सकते हैं। अब देखो इधर का एक एलिमेंट इधर के दो से कनेक्ट है, इधर का ये एक एलिमेंट लेफ्ट साइड के दो से कनेक्ट है, और ऐसे अगर कम से कम एक एक एलिमेंट भी है तो बस मैनी टू मैनी हो गया। मैनी टू मैनी हो गया। जैसे एक तरफ लेफ्ट साइड में तुम एक्टर कर लो, राइट साइड में फिल्म कर लो। अब एक एक्टर एक से ज्यादा फिल्म में काम कर सकता है और दो अलग अलग फिल्मों में एक ही एक्टर काम कर सकता है, तो मैनी टू मैनी रिलेशन हो जाएगा। मैथमेटिकल एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दोनों पे डिग्री बढ़ा दो, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। एलजेब्रा में एग्जाम्पल बनाना सबसे इजी होता है, जिसको मैनी करना है डिग्री बढ़ा दो। आर फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब एक्स इनपुट है वाई आउटपुट है, ये मशीन है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। चलाओ मशीन चलाओ। जैसे हमने x बराबर 1 लिया, तो वाई स्क्वायर बराबर 1, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक इनपुट पर एक से ज्यादा आउटपुट आ गया। हमने x इक्वल टू -1 लिया, तब भी वाई स्क्वायर बराबर 1, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका अगर हम लोग मैपिंग बनाएं
ये -1 ये 1, ये -1 ये 1। अब देखो x का -1 y के दोनों से कनेक्ट है और x का 1 y के दोनों से कनेक्ट है। अब देखो ध्यान से, इधर देखो, ये एक एलिमेंट इधर के 2 से कनेक्ट है, इधर सामने देखो, इधर x का एक एलिमेंट y के 2 से कनेक्ट है। यस तो जल्दी बोलो, y का एक एलिमेंट इधर x के 2 से कनेक्ट है। बस हो गया मैनी टू मैनी। भाई वो तो कम से कम एक एक भी है तो बस सफिशिएंट है ना। ये हमारा मैनी टू मैनी रिलेशन है। तो ये टाइप्स ऑफ रिलेशन सबको क्लियर हो गया अच्छे से। वन टू वन, मैनी टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, चारों क्लियर हो गए सबको अच्छे से। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अभी मैं लिख रहा हूं, परेशान ना हो। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो हेडिंग डालें डोमेन। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक सेट ए लिया था, एक सेट बी लिया था और फिर ए क्रॉस बी निकाला था, याद है ना। क्या निकाला था हम लोगों ने? ए क्रॉस बी। तो जब ए क्रॉस बी हम लोगों ने निकाला था, तुम लोग को केवल देखना है, तो ऑर्डर्ड पेयर बने थे, याद आया। जब ए क्रॉस बी हम लोग निकालते थे तो उसमें सेट ए के एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर तुम लोग बनाते थे, ए कॉमा बी के, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी के जो ऑर्डर पेयर बनाते थे, उसमें सेट ए का एलिमेंट पहले आता था, सेट बी का एलिमेंट बाद में आता था, याद आया। यस तो जल्दी जल्दी बोलो, उसी से कनेक्टेड है ना। तो ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर्ड पेयर थे, ए कॉमा बी, तो उसमें ये हमारा कहलाता है फर्स्ट एंट्री और ये कहलाता है सेकेंड एंट्री, या प्रैक्टिकल सेंस में इसको हम लोग इनपुट बोलते हैं फर्स्ट एंट्री को, सेकेंड एंट्री को आउटपुट बोलते हैं। तो ये जो ऑल डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्री होंगी, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। अब जैसे फर्स्ट एंट्री कोई एक वन मान लो 3 बार आया तो फाइनली तुम उसको एक ही बार काउंट करोगे। ऑल डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्री इनटू द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनकी जो फर्स्ट एंट्री होंगी अलग अलग, वही डोमेन होगी। नोट डाउन, आर डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्रीज आर डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्रीज, फर्स्ट एंट्रीज को अंडरलाइन कर लो, आर डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्रीज, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, ठीक है, इनटू द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी, इनटू द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी, कार डोमेन। क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा।
all distinct first entries into the ordered pair of A cross B. अच्छा, A क्रॉस B को जो तुम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर बनाए थे उसमें फर्स्ट एंट्री किसकी होंगी? सेट ए की ही तो होंगी। फर्स्ट एंट्री किसकी होंगी? तो इसीलिए डोमेन हमारा पूरा पूरा क्या होगा? सेट ए। तो नीचे लाइन ड्रॉप करके लिख दो, इन ए क्रॉस बी डोमेन इक्वल टू सेट ए। अब तुम कहोगे कि क्या जरूरत थी आज डिस्टिंक्ट और ये फर्स्ट एंट्री लिखाने की? लिखा देना था डोमेन इक्वल टू सेट ए। तो फर्स्ट एंट्री करके हम लोगों ने इसलिए लिखा है, ये कोई जरूरी थोड़ी हमेशा ए क्रॉस बी हो, तुम सेट ए रख लो। बी क्रॉस ए भी तो हो सकता है। बी क्रॉस ए में डोमेन कौन होगा? सेट बी, क्योंकि सेट बी की फर्स्ट एंट्री आएंगी ना, इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट एंट्री करके लिखा है। ठीक है, कि कोई सेट ए का कोई एक अधिकार नहीं है। अगर बी क्रॉस ए होगा तो सेट बी को डोमेन में चला जाएगा। इन बी क्रॉस ए डोमेन इक्वल टू, ये भी नोट कर लो भाई, हम लोगों ने डेफिनेशन ए क्रॉस बी के रिस्पेक्ट में लिखा है, लेकिन अगर बी क्रॉस ए है तो डोमेन सेट बी हो। नोट करो, बैठो नहीं। अब आ जाओ कोडोमेन पे। वो डेफिनेशन देखने में इजी है, अभी जब फंक्शन में जब डोमेन और रेंज निकालना होता है मुंह फैला देते हो, नहीं निकाले निकलता है। ठीक है, इसलिए इसको कायदे से नोट करो, जबकि है यही चीज। अब कोडोमेन पे आ जाओ। जो हम लोगों ने ए क्रॉस बी निकाला था, उसके जो ऑर्डर्ड पेयर लिए थे ए कॉमा बी, उसमें जो सेकेंड एंट्री आई थी हमारे, ऑल डिस्टिंक्ट सेकेंड एंट्रीज, वो हमारी कोडोमेन में जाएंगी। तो कोडोमेन में लिखो ऑल डिस्टिंक्ट सेकेंड एंट्रीज into the ordered pair of A cross B, all distinct second entries into the ordered pair of A cross B called codomain. तो अब सेकेंड एंट्री आएंगी किसकी? ए क्रॉस बी में सेट बी की आएंगी। तो इन ए क्रॉस बी लाइन ड्रॉप करके लिख लो, कोडोमेन इक्वल टू सेट बी। इन बी क्रॉस ए कोडोमेन इक्वल टू सेट ए। समझ में आया सबको अच्छे से? बी क्रॉस ए में सेकेंड एंट्री सेट ए की होंगी। ठीक है, अब आ जाओ रेंज पर। अब आ जाओ रेंज पर।
अब हम लोग आते हैं रेंज पर। रेंज भी सेकेंड एंट्री है, रेंज भी सेकेंड एंट्री है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है कोडोमेन और रेंज के बीच। कोडोमेन भी सेकेंड एंट्री है, रेंज भी सेकेंड एंट्री है, लेकिन जो कोडोमेन जो सेकेंड एंट्री उठाता है वो ए क्रॉस बी की उठाता है, डिस्टिंक्ट सेकेंड एंट्री। और जो रेंज में जो सेकेंड एंट्री आएंगी वो रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी की सेकेंड एंट्री आएंगी। और रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट। याद है ना पूरी थ्योरी सब लोगों को? रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो होगा इनडायरेक्ट में ए क्रॉस बी से रिलेटेड है, लेकिन पूरा पूरा ए क्रॉस बी नहीं होगा। रेंज में जो सेकेंड एंट्री आएंगी वो ए क्रॉस बी के किसी रिलेशन की सेकेंड एंट्री आएंगी। क्योंकि ए क्रॉस बी के कई रिलेशन होते हैं, वो पन्ना बाद में पलट लेना, पहले सुन लो इधर। ए क्रॉस बी के कई रिलेशन होते हैं, तो रिलेशन की जो सेकेंड एंट्री होंगी वो रेंज में जाएंगी। ठीक है, तो नो डाउन ऑल डिस्टिंक्ट सेकेंड एंट्रीज इन एनी रिलेशन ऑफ आर डिस्टिंक्ट सेकेंड एंट्रीज into the ordered pair of into the ordered pair of into the ordered pair of any relation of any relation of A cross B called range. तो ये हमारा रेंज कहलाएगा। तो रेंज भी सेकेंड एंट्री है, लेकिन ए क्रॉस बी के किसी रिलेशन की, ए क्रॉस बी के किसी रिलेशन की। अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उन तीनों चीजों को समझते हैं। एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है ए बी सी। ए क्रॉस बी लिखो सब लोग पहले, कम ऑन। ऑर्डर्ड पेयर बनाओ सब लोग। ए क्रॉस बी में सेट ए के एलिमेंट पहले आएंगे 1 ए 1 बी 1 सी 2 ए 2 बी 2 सी 3 ए 3 बी 3 सी। अब देखो यहां पर ध्यान से, जब हम लोग डोमेन निकाल रहे होंगे, देखो ये 1 3 बार आया है, लेकिन हम लोग तो एक ही बार लेंगे ना। 2 भी 3 बार आया है, लेकिन हमको डिस्टिंक्ट चाहिए होते हैं ना। ये देखो सारी फर्स्ट एंट्री है, जिनको मैंने एरो लगाया है, ये सब फर्स्ट एंट्री है कि नहीं। 1 3 बार, 2 3 बार, 3 3 बार, लेकिन हम लोग एक एक बार ही लेंगे, या सीधा सीधा कंप्लीट सेट ए ले सकते हो। तो डोमेन हो गया सेट ए 1 2 3, कोडोमेन हो गया सेट बी ए बी सी, पूरा पूरा सेट बी। भाई सेकेंड एंट्री देखो, सेकेंड एंट्री ये है, ये तुम्हारी सेकेंड एंट्री है, जिन पे मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूं। एबीसी 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 बार बार रिपीट कर रहा है।
लेकिन चूंकि डिस्टिंक्ट चाहिए होता, भले ए 3 बार आए लेकिन फाइनल सेट में एक ही बार लिखोगे। वैसे भी सेट में ए कॉमा ए अगर लिख भी दोगे तो वो एक ही एलिमेंट काउंट होता है, पता है ना, ठीक है। भले तुम 2 बार लिख दो वो सिंगल एलिमेंट ही काउंट होगा। अब रेंज, तो रेंज यहां से नहीं निकलेगा। रेंज क्या है? सेकेंड एंट्री, लेकिन एनी रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखो मैं एक रिलेशन ले रहा हूं, रिलेशन R1, 1 कॉमा ए, 2 कॉमा ए, 3 कॉमा ए। अब देखो यहां ध्यान से, तो जो रेंज होगा इधर देखो, ये ए 3 बार आया लेकिन तुम लोग सिंगल लोगे ना, ये इसका रेंज। हम दूसरा एग्जांपल लें, इसी ए क्रॉस बी के कई रिलेशन हो सकते हैं। अब रिलेशन R2 हम ले लें, 1 कॉमा ए, 2 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, 4 कॉमा सी। अब जैसे ये ले लिया हमने, तो अब देखो जब तुम रेंज निकालोगे तो 1 हालांकि ए 2 बार आया लेकिन एक बार लिखोगे, फिर बी, फिर सी। तो देखो यहां जो रेंज है वो देखो कोडोमेन के बराबर हो गया कि नहीं। हालांकि हमने 9 में से 4 ही एलिमेंट उठाए, लेकिन इतने इफेक्टिव एलिमेंट्स उठा लिए कि रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया। तो रेंज बहुत ज्यादा होगा कोडोमेन के इक्वल। रेंज कभी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि रेंज भी सेकेंड एंट्री है, कोडोमेन भी सेकेंड एंट्री है। लेकिन कोडोमेन क्या है कि कंप्लीट ए क्रॉस बी से उठाया जाता है, और रेंज जो है वो रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी से उठाया जाता है। रिलेशन जो है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो इसलिए रेंज में एलिमेंट्स कम हो सकते हैं, क्योंकि वो ए क्रॉस बी के सबसेट से उठाया जा रहा है, और सबसेट में हमेशा सारे एलिमेंट्स नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए रेंज बहुत ज्यादा होगा कोडोमेन के इक्वल। रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नोट में लिख लो, नोट नंबर 1। तो देखो जो डोमेन और कोडोमेन है, ध्यान से देखो, ये हमेशा डायरेक्ट ए क्रॉस बी से उठाए जाएंगे, और रेंज जो है वो रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी से उठाया जाएगा। तो नोट डाउन, नोट नंबर 1, डोमेन एंड कोडोमेन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ए क्रॉस बी। डोमेन एंड कोडोमेन, domain and codomain directly depends on A cross B. Domain and codomain directly depends on A cross B. ये तो डायरेक्ट डिपेंड करता है, बट range depends on relation of A cross B. But range depends on relation of A cross B. तो A क्रॉस B में ये तुम्हारा डोमेन होगा और ये तुम्हारा कोडोमेन होगा। जैसे R सच दैट A to B, ये तुम्हारा हो गया डोमेन और ये हो गया कोडोमेन। उसको सजाने की जरूरत नहीं है, सब एज इट इज लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं। और डोमेन को हम लोग इनपुट भी बोलते हैं, और कोडोमेन को हम लोग पॉसिबल आउटपुट भी बोलते हैं। पॉसिबल आउटपुट, डोमेन इनपुट है, कोडोमेन पॉसिबल आउटपुट है। तो ये तुम्हारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन।
रिलेशन को तुम रफ लैंग्वेज में मशीन भी कह सकते हो। फंक्शन भी मशीन है, लेकिन जो फंक्शन है वो प्रैक्टिकल मशीन है। जैसे यहां तुम लोगों ने 4 टाइप के रिलेशन पढ़े हैं ना, 1 to 1, मैनी टू 1, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी। बस फंक्शन में क्या है कि आउटपुट मैनी नहीं हो सकता है, इनपुट चाहे यूनिक हो चाहे मैनी हो, क्योंकि एक इनपुट पर एक से ज्यादा आउटपुट, मोर देन 100% आउटपुट, ये प्रैक्टिकल मशीन में संभव नहीं है। तो जो फंक्शन होता है वो एक तरह से तुम्हारा प्रैक्टिकल मशीन है। अब सपोज हमने y ऑफ b इक्वल टू a, y की जगह r लिख लो, r ऑफ b इक्वल टू a, ये सपोज हमारा मशीन है। ठीक, जब इस तरह से मशीन में लिखते हैं तो इधर इनपुट होता है, इधर आउटपुट होता है कि नहीं। तो यहां से जो आउटपुट आएगा जब मशीन चलेगा तो ये रेंज मिलेगा तुमको, ये होते हैं एक्चुअल आउटपुट। ये एक्चुअल आउटपुट होते हैं। ये तुम्हारे एक्चुअल आउटपुट होंगे। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे एक एग्जांपल लिया था, ये नोट कर लिया है सब लोगों ने। जैसे हम लोगों ने पीछे एक एग्जांपल लिया था, r फ्रॉम i प्लस टू i प्लस y इक्वल टू 2x माइनस 1। तो देखो ये एग्जांपल अच्छे से नोट कर लेना सब लोग। तो फाइंड डोमेन, कोडोमेन, ये देखो मैंने क्वेश्चन ही बना दिया, एन रेंज, आर फ्रॉम i प्लस टू i प्लस, फाइंड डोमेन, कोडोमेन, एन रेंज। अब ध्यान दो, देखो डोमेन और कोडोमेन यहीं से उठेगा, ध्यान से सब लोग समझना। देखो ये है डोमेन, ये है कोडोमेन। अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है तो डोमेन कोडोमेन दिया होता है, वो वहीं से निकल आता है, तुमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से कान खोल के सुन लो, अगर रिलेशन का सिद्धांत डिफाइन है तो डोमेन कोडोमेन वहीं से निकल आता है। ये तुम्हारा डोमेन हो गया, ये तुम्हारा कोडोमेन हो गया। तो हमारा डोमेन हो गया i प्लस, क्या हो गया डोमेन i प्लस। इसको अगर ओपन करके लिखोगे तो 1 2 3 4 5 इवन और सारे नंबर्स आएंगे कि नहीं। कोडोमेन ये हो गया i प्लस 1 2 3 4 5 6 7। अगर वो कहे कि 0 पॉजिटिव इंटीजर में शामिल है तो 0 भी कनेक्ट कर देना। फिलहाल अभी हम लोगों ने केवल नॉन 0 पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं। अब आ गया रेंज। तो देखो रेंज जो मिलेगा वो इस मशीन को चलाने पे मिलेगा। अब जैसे हमने x बराबर 1 रखा, y बराबर, अब ये मशीन चलेगा, ये एक्चुअल आउटपुट है। एक्चुअल आउटपुट तो तब मिलेंगे जब मशीन प्रोसेस में आएगा ना। ये तुम्हारा पॉसिबल आउटपुट है, ये तो पहले से डिफाइन होता है। वो तो दुनिया का हर एक मशीन जब भी बनता है तो उसका इनपुट आउटपुट पहले से डिफाइन होता है। ये नहीं कि किसी मशीन में कुछ भी रख दो, कुछ भी आउटपुट वो दे देगा, ऐसा कुछ नहीं। हर एक मशीन का अपना एक प्री डिफाइंड इनपुट होता है और प्री डिफाइंड पॉसिबल आउटपुट होता है। ठीक है, उससे हट के अगर आउटपुट कभी आ गया तो मशीन तो नहीं खोज हो जाएगी, फिर वो मशीन का प्रिंसिपल ही फेल हो जाएगा। x बराबर 2 रखोगे, y इक्वल टू 3 हो जाएगा। x इक्वल टू 3 रखोगे, अब ये मशीन चल रहा है। अब जब मशीन चलने पे जो आउटपुट मिलेंगे ये एक्चुअल आउटपुट है, ये तुम्हारे एक्चुअल आउटपुट है, समझ गए ना। ये रेंज में जाएंगे, ये रेंज है। तो अगर इस एग्जांपल का रेंज हम लोग निकालेंगे तो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये एक्चुअल आउटपुट है। और इसमें देखो ये है
रेंज देखो 1357, देखो ये देखो सब 13 सब कोडोमेन में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कुछ छूट भी रहे हैं हालांकि, तो वो तो छूट गई, इसीलिए तो नहीं, वो जो मैपिंग जब बनाया था तो मैंने कहा था सेट भी में छूट सकते हैं। वो जो कंप्लीट सेट भी होता है वही तो कोडोमेन होता है, और जो कनेक्टेड एलिमेंट होते हैं वो तुम्हारे रेंज में जाते हैं। ठीक है, तो ये रेंज, ये एक्चुअल आउटपुट है, ये तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट है, ये रेंज में जाएगा, ये एक्चुअल आउटपुट है। तो ये प्रैक्टिकल सेंस में तुम्हारी डेफिनेशन है। और रेंज बहुत ज्यादा होगा कोडोमेन के बराबर, रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है। तो नोट में ये पॉइंट भी लिख लो, इन जनरल, नोट में लिख लो, इन जनरल रेंज विल बी सबसेट ऑफ कोडोमेन। इन जनरल range will be subset of codomain. रेंज बहुत ज्यादा, सबसेट में दो सेट इक्वल हो सकते हैं। तो इस एग्जांपल में डोमेन क्या होगा? डोमेन और कोडोमेन तुम लोग सीधा सीधा कहां से उठाओगे? डोमेन और कोडोमेन सबसे सीधा सीधा कहां से उठाओगे? ये इनपुट और आउटपुट से उठाओगे कि नहीं? ठीक है ना। और रेंज कहां से उठाओगे? मशीन को चलाने के बाद जो एक्चुअल आउटपुट आएंगे। ठीक है, अब मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या डेफिनेशन होगा? तो हेडिंग डालो, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज with respect to mapping. If any relation is defined R from A to B, then complete set A will be domain, comma, complete set B will be codomain, and all connected element of set B will be in range. जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज इनटू द गिवन मैपिंग। तो गिवन मैपिंग में तुमको डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताना है। ये एक मैपिंग बना हुआ है। क्वेश्चन भी इसी तरह के बनते हैं, स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक मैपिंग दे देगा और उसमें पूछेगा डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताओ। तो इधर देखो, कंप्लीट सेट ए क्या होगा? डोमेन, कंप्लीट सेट बी, और जो ये कनेक्टेड एलिमेंट है, ये देखो, ये तब बनते हैं जब मशीन प्रोसेस में आता है, मशीन चल रहा है, ये इनपुट है या आउटपुट है, ये इनपुट है या आउटपुट है, समझ गया ना? मशीन प्रोसेस में तो वो जो कनेक्टेड एलिमेंट है वो रेंज में जाएंगे।
समझ में आया कि नहीं? तो इसका डोमेन क्या होगा? सेट में लिखोगे करली ब्रैकेट के अंदर x1 x2 x3 x4, ये डोमेन हो गया। कोडोमेन क्या हो गया बोलो सब लोग? अरे सामने बना हुआ है y1 y2 y3 y4। रेंज क्या हो गया? रेंज क्या हो गया बोलो? y1 y2 y3। तो अगर क्वेश्चन एक वो मैंने फंक्शन करके दिया था y इक्वल टू 2x प्लस 1 2x माइनस 1, उसमें कैसे निकालना है, अगर मैपिंग दिया हुआ है तो कैसे निकालना है, ये सबको अच्छे से क्लियर हो गया? वेरी गुड। सो नाउ वी स्टॉप हियर टुडे। बाकी इसके आगे हम लोग जो है नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ठीक है? अब इसके बाद तुम लोगों को नेक्स्ट टर्न पे रिलेशन के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, कुछ एक दो कॉन्सेप्ट रह गए उनको करेंगे। इसके बाद कौन सा टॉपिक तुम लोगों को करना है?